हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए यह सेशन है। और जो हम सेशन करा रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे केवल यूनिट 1 कंप्लीट कराएंगे आपको, और अच्छे से कराएंगे थिंकर, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे फ्री में। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्री एजुकेशन सबका अधिकार है। तो इसलिए हम फ्री में आपको एक कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं जो कि आपको कहीं पे भी फुल पूरा नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं इमाइल दुर्कहीम के संबंध में क्या क्या पढ़ना है हमें यहाँ। तो हम दुर्कहीम के सामाजिक तथ्य, समाज में श्रम विभाजन में कार्ल मार्क्स एवं दुर्कहीम की तुलना, श्रम विभाजन दुर्कहीम के बाद जो सिद्धांत आए वो, आत्महत्या का सिद्धांत, धर्म एवं समाज में दुर्कहीम के बाद कौन से विचार आए उनको, और धर्म समाज के समकालीन विद्वानों के क्या विचार हैं, इन सबको देखेंगे। तो आइए देखते हैं दुर्कहीम के बारे में पहले संक्षिप्त जानकारी। तो इमाइल दुर्कहीम जो है, इनका जन्म 1858 फ्रांस में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इमाइल दुर्कहीम के समय तक फ्रांसीसी समाज में 1789 की क्रांति, महान क्रांति हो चुकी थी। मतलब फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, वह दुर्कहीम के समय में हो चुकी थी, उनसे पहले ही। नेपोलियन बोनापार्ट के युद्धों में 19वीं शताब्दी के मध्यकाल की क्रांतियों, नेपोलियन तृतीय के राज्य, जर्मन फ्रांसीसी युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस के विकास जैसी उथल पुथल भारी ऐतिहासिक घटनाओं की प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला देख चुका था। अर्थात फ्रांस जो है इन घटनाओं को देख चुका था। उसके बाद फ्रांसीसी समाज की इन समस्याओं के प्रभाव में दुर्कहीम एक बेहतर समाज के निर्माण की परिकल्पनाओं के साथ समाज में नैतिक विन्यास के आधारों की बौद्धिक खोज प्रारंभ की। तो इनका जो प्रथम प्रयास था कि इन सब जो उथल पुथल चल रहा था उस सब के लिए व्यथित हुए, और इन्होंने इन समस्याओं के हल के लिए नए समाज के सिरे से निर्माण के लिए समाज में नैतिकता की भावना या विन्यास आधार की खोज प्रारंभ की। तार्किक रूप से एक सामाजिक अध्येता, एक समाज विज्ञान रूपी के रूप में उनका प्राथमिक उद्देश्य समाज को एक ऐसे प्रत्यक्षवादी विज्ञान की नींव रखना है जो ऐसे सामाजिक नियमों का निर्माण एवं खोज कर सके जिसकी सहायता से सामाजिक सुधारों की सुदृढ़ नींव रखी जा सके, जिसके ऊपर एक स्वस्थ, सुस्थिर और प्रगतिशील समाज की इमारत खड़ी की जा सके। तो इनका जो मेन फोकस था वह समाज पर ही था। इन्होंने समाज जहाँ भी अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं वहाँ पे मुख्य फोकस में आपको समाज को रखा है। तो इन्होंने कहा कुछ ऐसे विज्ञान की नींव रखने या ऐसे नियमों का निर्माण या खोज करने के लिए जाने जाते हैं जो समाज में एक ऐसा आधार प्रदान करे जिससे जो है स्वस्थ और सुस्थिर और प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सके। इस क्रम में उन्होंने मान्यता विकसित की कि सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रक्रियाओं के बाद बृहद परिप्रेक्ष्य में सदैव ही व्यक्ति से महत्वपूर्ण एवं प्रमुख है। तो इन्होंने कहा सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन और सामाजिक प्रक्रियाएं जो हैं वो हमेशा व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अपनी इस विशिष्ट पद्धति के प्रयोग आगे चलकर इन्होंने अपने श्रम विभाजन, आत्महत्या, धर्म आदि जैसी अवधारणाओं में स्पष्ट रूप से किया है। उनके अनुसार जब व्यक्ति समूह के निर्माण हेतु सुनिश्चित संबंधों में प्रवेश करते हैं तो वे वस्तुतः सिर्फ एक समूह विशेष की रचना मात्र नहीं करते हैं, बल्कि वे कुछ अलग और कहीं ज़्यादा करते हैं। तो इन्होंने कहा जब व्यक्ति किसी समूह या समाज से संबंध में प्रवेश करता है या निर्माण करता है तो केवल एक समूह बनकर नहीं रहता, बल्कि उससे कहीं अधिक होता है। इससे एक नवीन वास्तविक उद्भव होता है जिसे इन्होंने सामाजिक वास्तविकता या सोशल रियलिटी की संज्ञा की। कहा जब व्यक्ति इतना तक पहुंच जाता है इस स्तर पर कि निर्माण कर देता था तो उससे एक नई वास्तविकता उद्भव होती है जो समाज की दृष्टि से सामाजिक यथार्थ होती है, अर्थात सामाजिक वास्तविकता होती है। इसे स्पष्ट करते हुए दुर्कहीम ने कहा है कि समाज एक यथार्थ परक वास्तविकता है या सुई जनरस है। तो इन्होंने समाज को सुई जनरस माना है, अर्थात स्व उत्पत्ति के रूप में देखते हैं।
और चूंकि प्रत्येक विज्ञान स्वयं चलित वास्तविकता से सरोकार होता है, इस प्रकार एक नए प्रकार के वास्तविक उदाहरण के तौर पर सामाजिक अध्ययन, उदाहरण के तौर पर सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन इन्होंने समाज शास्त्र के रूप में नए विज्ञान द्वारा किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो समाज शास्त्र है उसके द्वारा समाज की वास्तविकताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, समाज के यथार्थ ज्ञान की बात रखी जानी चाहिए। सेंट साइमन अगस्त कॉम्टे स्पेंसर जैसे 19वीं शताब्दी में अग्रणी विचारकों की परंपरा जारी रखते हुए दुर्खीम का मत यह था कि समाज के इस नए विज्ञान का निर्माण भी प्रत्यक्षवादी विज्ञानों के अनुसार होना चाहिए, और उनकी मान्यता थी कि इस प्रकार के समाज के विज्ञान का निर्माण सर्वथा संभव है। इन्होंने कहा जो समाजशास्त्र है उसको प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए, वैज्ञानिक आधारों पर उसकी मापदंड को किया जाना चाहिए, और जो समाज के विज्ञान का निर्माण ही संभव होना चाहिए, क्योंकि जो सामाजिक वास्तविकता है या सामाजिक यथार्थ है इसका अस्तित्व स्वयं में वस्तुनिष्ठ और संबद्ध व्यक्तियों की चेतनाओं से स्वतंत्र होता है। तो इन्होंने कहा जो है व्यक्ति, जो समाज की वास्तविकता होती है वह वस्तुनिष्ठ होती है, न कि व्यक्तिनिष्ठ होती है, और जो व्यक्ति से संबंधित होती है उनके चेतनाओं से वह जो है परे होता है जो सामाजिक घटनाएं होती हैं। इस प्रकार दुर्खीम ने समाज को परस्पर अंतःनिर्भर अंगों की एक समन्वित इकाई के रूप में देखा और विश्लेषित किया। यह प्रकार्यवाद के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनका प्रकार्यवादी दृष्टिकोण था। तो इन्होंने जो कहा है कि जो समाज की संरचनाएं होती हैं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, जो समाज का निर्माण होता है प्रत्येक अंगों से मिलने से बना होता है, और जहाँ समाज एक परस्पर अंतर्निर्भर अंग समाज के विभिन्न आवश्यकताओं एवं प्रकारों की पूर्ति करते हैं। तो जो भी समाज की व्यवस्थाएं होती हैं जैसे विवाह, परिवार, आर्थिक संस्थाएं, ये सब हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। आगे कहा अंगों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में दिए गए योगदान में सामाजिक गतिशीलता और प्रगतिशीलता भी शामिल किया जाता है। आज समाज में व्यक्तियों एवं समूहों के साथ नैतर्य बना रहता है, अर्थात सामंजस्य बना रहता है। इसीलिए किसी समाज के विश्लेषण के क्रम में उसके अंगों द्वारा समाज में किए गए योगदान को भी ध्यान रखना चाहिए। तो दुर्खीम कहते हैं कि किसी भी समाज के विश्लेषण में उस समाज के कौन से अंग क्या योगदान दे रहे हैं उनकी भी व्याख्या की जानी चाहिए। इसके बाद उनकी आ जाती है पहली अवधारणा सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य। तो सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय वस्तु के रूप में स्थापित करने के लिए इनकी जो विषय वस्तु की प्रकृति एवं पद्धति के निर्धारण के क्रम में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की अवधारणा प्रस्तुत किया है और कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। इन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, और एक जगह इन्होंने यह भी कहा कि समाजशास्त्र जो है सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो यह दो है जो कि समाजशास्त्र के परिभाषा के संदर्भ में इन्होंने कही है। इसके आगे इन्होंने कहा दुर्खीम के अनुसार जो सामाजिक तथ्य व्यवहार, क्रिया करने, विचार करने व अनुभव करने वाले सभी व्यवहारों को शामिल करते हुए उनका व्यवहार करने के ऐसे तरीके हैं जो व्यक्ति से बाहर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं तथा जिनमें बाध्यता की शक्ति होती है और जिनके द्वारा वे व्यक्ति को नियंत्रित भी करते हैं। तो उन्होंने कहा जो सोशल फैक्टर है वह व्यक्ति के बाहर है, वह जो है व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रण करता है, जैसे कानून, धर्म, प्रथाएं को इन्होंने सोशल फैक्ट के रूप में देखा है, अर्थात समाज में पाए जाने वाले नियम आदि जो हैं वह व्यक्ति से परे हैं या व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं, ऐसी बातें करते हैं। आगे इस प्रकार सामाजिक संबंध तथा उन्हें नियंत्रित करने वाली परंपराओं, कानून, धार्मिक मूल्य, विश्वास, धार्मिक मान्यताएं आदि सभी जो है दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि इन सभी घटनाओं की उत्पत्ति व्यक्ति के अस्तित्व से स्वतंत्र रूप से होती है और इनका अस्तित्व वस्तुओं की तरह व्यक्ति से बाहर होता है। तो दुर्खीम कहते हैं कि जिस तरह वस्तुएं समाज से, व्यक्ति से बाहर हैं,
का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, उसी तरह जो है सामाजिक तथ्यों का भी अस्तित्व स्वतंत्र होता है, वह वस्तुओं के समान होती हैं। इनका जीवन व्यक्ति के जीवन से लंबा होता है और इस प्रकार मानव भयमूलक और बाध्यता मूलक प्रभाव डालता है। जैसे धार्मिक मूल्य, विश्वास, परंपराएं आदि चली आ रही हैं कितनी पीढ़ियों से, लेकिन व्यक्ति जो है 100 साल से अधिक नहीं, 100 साल 150 साल तक जीता है। तो यही कहने की इनका मूल है कि जो है परंपराएं या जो सामाजिक तथ्य हैं, इनका जीवन काल जो है व्यक्ति के जीवन काल से अधिक लंबा होता है। अगला है सामाजिक तथ्य के 3 गुण होते हैं। पहला वाह्यता, सामान्यता और बाध्यता। तो 3 जो है सामाजिक तथ्य के गुण हैं या विशेषताएं हैं। यहाँ वाह्यता से तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्य समाज के व्यक्तिगत सदस्यों से स्वतंत्र होते हैं और बाहर होते हैं। इनका विकास समाज में व्यक्तिगत स्तर पर न होकर सामूहिक स्तर पर होता है। तो जो सामाजिक तथ्य होते हैं वह सामूहिक स्तर पर होते हैं और वह व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, बाहर होते हैं। इनके उद्भव में व्यक्तियों की चेतना के सहारे नहीं समझा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति समाज के एक समूह का सदस्य होता है और वह अपने समूह के जिन विशेषताओं को वह ग्रहण करता है वह सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है। उदाहरण के तौर पर भाषा को लिया जाता है तो हिंदी भाषा का अस्तित्व किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। जैसे प्रेमचंद के अस्तित्व से पहले ही हिंदी उपस्थित थी और बाद में भी हिंदी उपस्थित है। प्रतिदिन हजारों हिंदी भाषी मर जाते हैं, बावजूद इस प्रकार हिंदी भाषा का अस्तित्व बना हुआ है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि समाज के वैयक्तिक सदस्य दिन प्रतिदिन के जीवनचर्या में सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी भाषा को सीखते रहते हैं और व्यवहार में लाते रहते हैं। इस प्रकार निरंतरता बनाए रखते हैं और हिंदी भाषा बनी रहती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि न तो जीन और न ही व्यक्ति हिंदी भाषा को बना पाता है, बल्कि सामाजिकरण एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि भाषा को बनाए रखती है। तो इन्होंने कहा कि सामाजिकरण एक व्यापक प्रक्रिया है, परिणाम स्वरूप ही संभव होता है जो है निरंतरता, और जिसका प्रमुख स्रोत जो है समाज होता है। अर्थात व्यक्ति समाज के माध्यम से ही जो सीखता है वह समाज के माध्यम से ही सीखता है। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई है सामान्यता की। समानता अर्थात सार्वभौम। समानता का तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्य सामूहिकता के दायरे में प्रत्येक स्थान पर फैले हुए होते हैं और तथा समूह के प्रायः प्रत्येक सदस्य को उससे किसी न किसी स्तर पर संबद्ध होता है। तो इनका जो सोशल फैक्टर होता है वह प्रत्येक समूह के प्रत्येक सदस्यों के लिए समान है और प्रत्येक सदस्य उससे किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप हैं, किसी न किसी रूप से समाज से जुड़े हुए हैं और उसके व्यवहारों और मूल्यों को मान रहे हैं, उसी के अनुसार जो है व्यवहार करते हैं। उससे हटकर व्यवहार करेंगे तो आपकी आलोचना होगी, उसके लिए आपको दंड और संसद के प्रावधान भी हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष या एक दो लोगों का व्यक्तिगत संपत्ति न होकर संपूर्ण समाज के लिए समान रूप से उपलब्ध होता है। अगला, किसी धार्मिक समाज के सामान्य विश्वास तथा किसी समाज के विशेष वैधानिक नियम सामाजिक तथ्यों का समानता के उदाहरण हैं। इन्होंने कहा धार्मिक समाज में सामान्य विश्वास जो है, जैसे ईश्वर को मानना या असीम शक्ति के रूप में पूजना, तो सभी धर्मों में यह चीज़ समान है कि सभी न किसी किसी के रूप में असीम शक्ति को पूजते हैं। सामाजिक तथ्यों की बाध्यता को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम कहते हैं कि यह समूह के सदस्यों पर एक बाध्यतामूलक बल है। बल का प्रयोग करके उसे व्यवहार को नियंत्रित करता है। अर्थात जो व्यक्ति सामाजिक तथ्य होता है व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करता है और उसके लिए वह बल का प्रयोग करता है, अर्थात भय, दंड आदि का प्रयोग करता है। यही कारण है समूह में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार मनचाहा आचरण करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि वैसा ही आचरण करता है जैसा समूह के दायरे में निर्मित एक मान्य होता है। इस प्रकार समूह अपने सदस्यों पर सामाजिक नियमों के अनुपालन हेतु एक प्रकार का नैतिक दबाव डालता है और समाज के दायरे में रहते हुए समाज के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करता है। तो जैसे
आपका समाजीकरण होता है। आपको सब कहते हैं कि चोरी करना गलत बात है, ये सब बात है। इसके लिए जो है एक नैतिक सिखाया जाता है। नैतिकता का दबाव जो है सामाजिक तथ्य डालते हैं कि आपको समाज के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता है। अगर आप समाज के विरोध में व्यवहार करते हैं तो उसके लिए आपको दंड देकर सही रास्ते पर लाया जाता है, अर्थात नैतिक नैतिक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। अगला है सामाजिक तथ्यों के प्रकार। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य एक सतत क्रम में होते हैं जिसका एक सिरे पर संरचनात्मक अथवा स्वरूप संबंधी सामाजिक घटनाएं होती हैं, तो जो सामाजिक जीवन के आधार का निर्माण करती हैं। तो इन्होंने कहा कि जो पहला होता है सिरा, उसमें जो है एक आधार का कार्य करती है, सामाजिक घटनाओं के निर्माण में आधार के रूप में देखी जाती हैं। यहाँ तुर्खीम से तात्पर्य है समाज का निर्माण करने वाले मूलभूत भाग जो प्रकृति संख्या जिस क्रम में वे व्यवस्थित होते हैं तथा जिनके संयोजन और परिणाम स्वरूप होते हैं। इस श्रेणी में सामाजिक तथ्यों में भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण क्या है, आवासों की रचना क्या है, संचार व्यवस्था की प्रकृति क्या है आदि को इन्होंने सामाजिक तथ्य के प्रथम चरण के रूप में देखा है कि इन्हीं यह आधार होते हैं अन्य तथ्यों के निर्धारण के लिए। आगे बात करते हैं सामाजिक तथ्य की जो दूसरी श्रेणी होती है वह संस्थागत नहीं हो पाए हैं बल्कि और सामाजिक तथ्यों का एक स्पष्ट रूप नहीं बन पाते हैं। वे समाज के संस्थागत आदर्शों से परे स्थित हैं, अर्थात साथ ही इस प्रकार वे सामाजिक तथ्यों ने संस्थागत सामाजिक तथ्यों की तुलना में अभी तक पूर्णतया वस्तुपरक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं प्राप्त किया है। तो दूसरे श्रेणी में इन्होंने कहा कि जो दूसरे श्रेणी में सामाजिक तथ्य शामिल किए जाते हैं अभी उन्हें पूर्णतया स्वतंत्रता या वस्तुपरकता नहीं प्राप्त है, इसीलिए व्यक्ति उनकी बाध्यता पूर्ण रूप से स्थापित हो पाई नहीं है, अभी उसे जो है बाध्यतापूर्वक नहीं देखा जाता है। इस प्रकार के सामाजिक तथ्यों को दुर्खीम ने सामाजिक प्रवाह कहा है। उदाहरण के लिए विशिष्ट स्थितियों में उत्पन्न मत या तंत्र प्रवाह, साहित्य में उपजी विचारधाराएं, भीड़ में उत्पन्न लोगों का क्षणिक क्रोध, विशिष्ट घटनाओं द्वारा तिरस्कार, दया या भावना का उत्पन्न होना आदि जो है सामाजिक प्रवाह कहा जाता है। तो दुर्खीम दो प्रकार की श्रेणियों की बात करते हैं। एक सामाजिक तथ्यों की श्रेणी वह होती है जिसे समाज में व्यक्ति करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन दूसरी श्रेणी में उन्होंने ऐसे तथ्यों को रखा है जो अभी बाध्यकारक या स्वतंत्र नहीं हुए हैं, जिन्हें व्यक्ति किसी क्षणिक मात्र या किसी विशेष स्थिति में ही कार्य करता है, तो उनको इन्होंने दूसरी श्रेणी के सामाजिक तथ्य के रूप में देखा है, उसे इन्होंने सामाजिक प्रवाह कहा है। इसके अतिरिक्त दुर्खीम ने सामान्य तथा व्याधिकी प्रकार के सामाजिक तथ्यों में अंतर किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक सामान्य सामाजिक तथ्य वह हुआ है जब वह उद्विकास के किसी निश्चित अवस्था में किसी निश्चित प्रकार के समाज में सामान्य रूप से मिल जाता है। तो जैसे परिवार या विवाह को ले लेते हैं, तो यह जो है सामान्य रूप से सभी समाजों में मिल जाता है और इसके उद्विकास की एक निश्चित अवस्था या प्रकार थी, तो इसे हम सामान्य मानेंगे। दूसरा इन्होंने कहा जब विचलित प्रकृति में असामान्य घटनाएं व्याधिकी है। उदाहरण के लिए किसी समाज में अपराध की कुछ मात्रा होना सामान्य घटना है कि प्रत्येक समाज में थोड़ा बहुत अपराध देखा जाता है, लेकिन दुर्खीम के अनुसार जब वह एक सीमा से अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य है, लेकिन एक सीमा से अधिक अपराध जब होने लगता है तो उसे असामान्य वृद्धि या व्याधिकी सामाजिक तथ्य के रूप में देखा जाता है। इन्होंने कहा जब जो है अपराध जो है प्रत्येक समाज का एक सामान्य फैक्टर है, जबकि नॉर्मल थोड़े सिचुएशन में हो रहा है तब, लेकिन अगर उसकी अति हो जाए या एक सीमा से अधिक अपराध होने लगे तो वह जो है समाज के लिए असामान्य वृद्धि या बाधिकी होने लगता है, अर्थात समाज में जो प्रकार्यात्मक सिस्टम है उसमें बाधा पहुंचाने लगता है। अपराध की नैतिक भर्त्सना में कमी होना, विशिष्ट प्रकार के आर्थिक संकट जो समाज को अराजकता की ओर ले जाते हैं या व्याधिकी सामाजिक तथ्यों के रूप में देखे जाते हैं। अर्थात इनका सीधा सीधा तात्पर्य है कि ऐसी क्रियाएं या ऐसे अपराध जो समाज में अत्यधिक विघटन का कारण बनती हैं और समाज की जो है प्रकार्यात्मक सिस्टम जो है उसमें अवरोध पैदा करती है,
उसे इन्होंने व्याधिकी सामाजिक तथ्यों के रूप में देखा है। अगला है सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम क्या है। सामाजिक तथ्य की प्रकृति को स्पष्ट करने के पश्चात समाजशास्त्री पद्धति के निर्धारण के क्रम में समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद को स्वीकार करते हुए दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन हेतु नियमों को प्रतिपादित किया है। समाजशास्त्री अध्ययन में वैज्ञानिक तटस्थता को बनाए हेतु यह स्थापित किया कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक तथ्य को वस्तु की तरह देखना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तटस्थता को बनाए के लिए जो सामाजिक तथ्य हैं इन्हें निर्जीव वस्तु की तरह देखना चाहिए। अगला दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों और वस्तुओं की भांति अध्ययन करते समय वस्तुपरकता को बनाए रखने के लिए 3 नियम अनिवार्य हैं। पहला, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन करने के समय समाजशास्त्रियों को साधारण मनुष्यों के मस्तिष्क के पर प्रभाव डालने वाले साधारण स्तर के विचारों से स्वयं को मुक्त रखना चाहिए, अर्थात झुकाव न रखकर किसी विचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो सभी पूर्ण अवधारणाएं या पूर्ण धारणाएं पूर्व मान्यताओं पहले से ही मान्यता बना लेना कि कोई घटना इस कारण से हुई है, उससे हमें दूर रखना चाहिए। ऐसा दुर्खीम का मानना है कि पूर्व मान्यताओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने बताया कि अध्ययन के प्रारंभ में समाजशास्त्री का अध्ययन की जाने वाली घटनाओं के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है, अतः उससे पहले उससे जुड़ी विषय वस्तु की बाह्य विशेषताओं के आधार पर सूत्रबद्ध करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात उससे पहले उस विषय वस्तु की जानकारी लेकर तब उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरा, सामाजिक तथ्य की वस्तुपरकता मुख्यतः उनकी विवेचनाओं करने वाले व्यक्तियों से उन्हें अलग किए जाने पर निर्भर करती है। अतः समाजशास्त्री को सामाजिक तथ्यों के अध्ययन करते समय सामाजिक तथ्यों को अपनी व्यक्तिगत रुचियों से पृथक करके देखना का प्रयास करना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर उसकी रुचि है तो उसमें झुकाव नहीं होना चाहिए। ऐसा इनका कहना है कि उसे अपने व्यक्तिगत रुचि को से परे जाकर अध्ययन करना चाहिए। अपने समाजशास्त्रीय पद्धति शास्त्र में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या हेतु कारणात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पर बल देते हुए दुर्खीम ने कहा कि समाज की सामूहिक चेतना ही अंतिम और प्रधानतम सामाजिक तथ्य है। तो दुर्खीम ने कहा कि जो समाज की सामूहिक चेतना है वही अंतिम और प्रधानतम सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व समाज के सामाजिक तथ्यों के साथ अंतर संबंध और अंतर निर्भरता की दशाओं पर आधारित होता है। तो इन्होंने कहा सामाजिक तथ्यों का जो संबंध होता है और किस तरह सामाजिक तथ्य एक दूसरे पर अंतर निर्भर है, उस आधार पर उनका अस्तित्व देखा जाना चाहिए। इसके लिए इनका अध्ययन और इनके बीच के अंतर संबंधों या अंतर निर्भरता के परिप्रेक्ष्य में अर्थात संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। चूंकि सामाजिक तथ्यों का उद्गम समाज से है, व्यक्ति से नहीं, अतः व्यक्तिगत चेतना को सामाजिक तथ्य का दर्जा नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा सामाजिक तथ्यों का उद्गम हमेशा सामाजिक रूप से होता है, समाज से होता है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत जो है चेतना को महत्व नहीं देना चाहिए। सामाजिक तथ्यों के कारणों की खोज इससे पूर्व घटित सामाजिक तथ्यों में करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत चेतना में। इन्होंने क्या किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर किसी तथ्य को नहीं देखना चाहिए, उससे पहले घटी हुई जो सामाजिक तथ्य की घटनाएं हैं उन्हीं में उनके कारणों को खोजा जाना चाहिए। इस प्रकार इसका अध्ययन सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में करना चाहिए, अर्थात यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि समाज के किन आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इन्होंने प्रत्येक घटनाओं को सामाजिक तथ्य की श्रेणी में रखा है और इन्होंने कहा अगर कोई घटना घटित हो रही है तो घटना को इन्होंने सामाजिक तथ्य माना है। तो इन्होंने कहा उससे पूर्व घटित होने वाली घटनाओं के अंतर्गत उसके कारणों को ढूंढा जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत चेतनाओं की स्थिति में। इन्होंने कहा उस घटना से उस व्यक्ति या समाज की इन्होंने कहा कि किसी घटना से किसी व्यक्ति या समाज की क्या आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं उसको देखा जाना चाहिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो सामाजिक तथ्य की आलोचना किन किन ने की है। तो सामाजिक तथ्य के संबंधी दुर्खीम के उपरोक्त विचार की आलोचनाएं निम्नलिखित हैं।
दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को बाध्यकारी माना है। यदि केवल बाध्यकारी घटनाएं ही सामाजिक तथ्य हैं तो स्वतंत्र सहयोग और पारस्परिकता, सहायता, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन आदि सामाजिक तथ्यों की परिधि से बाहर हो जाते हैं। तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों में बाध्यकारी माना है कि बाध्यकारी, लेकिन कुछ लोग सहयोग से, स्वतंत्र, पारस्परिक सहायता के माध्यम से तथ्यों का निर्माण करते हैं। तो उसे इनकी आलोचना करते हुए कहा कि तब तो यह सामाजिक तथ्य के बाहर की चीज है या बाहर की घटनाएं हैं। परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य यह अध्ययन तक सीमित हो जाता है। तो इन्होंने कहा यहाँ पे परिणाम क्या होता है, समाजशास्त्र का जो परिप्रेक्ष्य है उसको दुर्खीम ने सीमित कर दिया है। बाह्यता दुर्खीम के सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषता है, अर्थात सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर एवं मानवीय अंतःक्रियाओं की चेतना से परे है। सामाजिक तथ्य चूंकि सामाजिक है, इसीलिए यह स्वीकार करना कठिन होता है कि कोई भी तथ्य सामाजिक होते हुए भी सामाजिक अंतःक्रियाओं और मनुष्यों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में मनुष्यों या मानव अंतःक्रियाओं से ही सामाजिक तथ्य का निर्माण होता है या उत्पन्न होते हैं। यहाँ दुर्खीम की आलोचना एक है, दुर्खीम ने समाज को महत्व दिया है, व्यक्ति को एकदम नगण्य भूल गए हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति के माध्यम और व्यक्ति की सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से ही किसी सामाजिक तथ्य या घटना का निर्माण होता है। तो इस तथ्य को लेकर इनकी आलोचना की गई है। अगला है, आलोचकों के अनुसार सामाजिक तथ्यों की दो विशेषताएं बाह्यता एवं बाध्यता सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं हेतु उपयुक्त नहीं है। संभवतः दुर्खीम का सामूहिक बाध्यता सांस्कृतिक निर्धारक भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों में भेद करने में असफल रहे हैं। आगे दुर्खीम के सामाजिक तथ्यों का बाह्य निरीक्षण सीमित कर दिया गया है। आलोचक कहते हैं कि निश्चित ही निरीक्षण द्वारा प्राप्त परिणाम यथार्थ होते हैं, परंतु सामाजिक जीवन के अनेक ऐसे पक्ष होते हैं जो तर्क व सामान्य बुद्धि से अच्छी तरह समझे जा सकते हैं। सामाजिक विश्लेषण में केवल बाह्य निरीक्षण तक सीमित करने से सामाजिक जीवन के कई पक्ष छूट जाते हैं। तो आलोचक कहते हैं कि दुर्खीम का जो है इसमें जो है कई तथ्य छूट जाते हैं, केवल अगर यथार्थ के रूप में देखा जाना चाहिए, और उनके व्यक्ति के या समाज में घटित होने वाली कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें केवल सामान्य दृष्टिकोण से उनके कारणों का सही पता लगाया जा सकता है। आलोचक ने दुर्खीम के सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह देखने के संदर्भ में सामाजिक तथ्य को एक भौतिक तथ्य के समान मान लिया है, जो कि अवैज्ञानिक है। तो आलोचक मानते हैं कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को वस्तु मानकर उसे भौतिक तथ्यों के रूप में देखा है, जो कि एक अवैज्ञानिक घटना के रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक तथ्य वस्तु की तरह निरीक्षण करते समय अध्ययनकर्ता द्वारा सभी पूर्ण धारणाएं, व्यक्तिगत अभिरुचियां को पूर्णतः त्याग कर पाना व्यवहारिक रूप से असंभव है। तो किसी सामाजिक घटना के अध्ययन करते समय सामाजिक तथ्यों के रूप में जो व्यक्ति की पूर्ण धारणाएं होती हैं, व्यक्ति के जो विचार होते हैं, व्यक्ति के जो रुचि होते हैं, उनको पूरी तरह से निकाल देना जो है असंभव होए, जिससे अध्ययनकर्ता उसी समाज का सदस्य होता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। अर्थात व्यक्ति जिस समाज का अध्ययन कर रहा है उसी का सदस्य है, इसलिए उसके जो है अध्ययन में झुकाव होना जो है हो सकता है, ऐसा आलोचकों का मानना है। तो निश्चित तौर पर जो दुर्खीम के विचार हैं उनमें कुछ कमियों का उजागर किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने सामाजिक तथ्यों की प्रकृति के बारे में दुर्खीम के जो अत्यधिक दृष्टिकोण हैं, इन्होंने एक नया दृष्टिकोण पैदा किया है। परंतु इन आधारों पर दुर्खीम के सामाजिक तथ्य संबंधी विचारों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। तो केवल इनकी आलोचनाओं के आधार पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है न तो इनका जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है पूरी तरह सही है और न ही पूरी तरह गलत है। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहा। एक स्वतंत्र और पृथक विषय के रूप में किसी विज्ञान का अस्तित्व तभी विकसित हो सकता है जब उसकी विषय वस्तु पृथक एवं स्वतंत्र हो, साथ ही वह अवलोकनीय हो और उसका फलक इतना विस्तृत हो कि इसमें घटनाओं में होने वाले परिवर्तन भी निहित हो। तो दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के लिए बनाना चाहा, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर किसी विज्ञान को बनाना है तो प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक विषय वस्तु होती है और उसका एक अलग अस्तित्व होता है, और उसका अस्तित्व ऐसा होना चाहिए कि उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकते और उसका अवलोकन करके अध्ययन किया जा सकते, और उसमें जो है
परिवर्तन होने वाली जो घटनाएं हैं उन सभी को शामिल किया जा सके। अगला बाह्यता एवं बाध्यता का जो विचार है दुर्खीम का मनोवैज्ञानिक रूप से पृथक स्वतंत्र विषय में स्थापित करने में सहायक रहा है। तो मानसिक रूप से जो है बाह्यता एवं बाध्यता जो विचार है वह दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक अलग विषय को रूप में स्थापित करने में एक मुख्य भूमिका निभाई है। दुर्खीम ने समाज को एक वास्तविक या सुई जनरस के रूप में देखा है जो व्यक्ति से पृथक और स्वतंत्र है। अर्थात दुर्खीम कहते हैं समाज स्व की उत्पत्ति स्वयं से होती है और जिस कारण यह व्यक्ति से अलग और स्वतंत्र होता है, जिसको न वैयक्तिक स्तर पर सीमित किया जा सकता है और न ही वैयक्तिक क्रियाओं के सहारे जाना जा सकता है। दुर्खीम के इस विचार ने सामाजिक तथ्य के रूप में रखा है और इससे समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक से पृथक रूप से अर्थात मानसिक रूप से पृथक एक विषय के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत ही उपयोगवादी व्यक्तिवाद के खंडन किया है। अर्थात जो पहले उपयोगवादिता अर्थात व्यक्तिवादिता है इसका खंडन करके इन्होंने जो है पद्धत शास्त्री और समिष्ट समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद के रूप में समाजशास्त्री विश्लेषण की दिशा प्रदान की है। तो दुर्खीम को प्रत्यक्षवाद का अगस्त काम्टे का जो है उत्तराधिकारी माना जाता है क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्षवाद को एक क्रम में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दुर्खीम की रही है और दुर्खीम के संदर्भ में इन्हें जो है एकेडमिक समाजशास्त्र का एकेडमिक पिता माना जाता है। अर्थात यह पहले प्रोफेसर थे जिन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया था। आज उत्तर आधुनिकतावादी एवं उत्तर संरचनावादी विचारकों जैसे दरिदा, फूको दुर्खीम के इस प्रत्यक्षवाद के पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु दुर्खीम का यह प्रयास है कि आधुनिक समाजशास्त्र हेतु अवमूल्य एवं अभिप्रेरक रहा है। तो दुर्खीम का जो सोशल फैक्ट का सिद्धांत था वह भले ही पूर्णतया स्वीकार न किया जाता हो, लेकिन दरिदा, माइकल फूको ने उनके कुछ संदर्भों का अपने विचारों में प्रयोग जरूर किया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।